नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम फंडामेंटल राइट्स और सिटीजनशिप से रिलेटेड अपने क्वेश्चंस को देखेंगे जो प्रीवियसली यूपीएससी ने आपसे पूछे हैं। पहले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है सिटीजनशिप के बारे में। देखिए, भारत में सिर्फ एक ही सिटीजनशिप है और एक ही डोमिसाइल है। अब ये बात तो बिल्कुल ठीक है क्योंकि आप भारत के ही नागरिक बनते हैं। ऐसा नहीं है कि आप हरियाणा, पंजाब या हिमाचल के कोई नागरिक हो। आप सिर्फ और सिर्फ भारत के नागरिक हैं। उसके अलावा अगर बात की जाए, आ सिटीजन बाय बर्थ ओनली कैन बिकम हेड ऑफ द स्टेट। अब ये बात तो बिल्कुल गलत है। अगर कोई फॉरेनर इंडिया की सिटीजनशिप को लेता है तो वो भी हेड ऑफ द स्टेट बन सकता है। ये प्रावधान सिर्फ और सिर्फ यूएसए में है। उसके अलावा अगर बात की जाए तीसरी स्टेटमेंट की, अ फॉरेनर वंस ग्रांटेड सिटीजनशिप कैन नॉट बी डिप्राइव्ड ऑफ इट अंडर एनी सर्कमस्टांसेस। अब ये बात भी बिल्कुल गलत है क्योंकि मान लीजिए आप किसी फ्रॉड के थ्रू इंडिया की नागरिकता को हासिल करते हैं तो गवर्नमेंट आपको मना कर सकती है अपना सिटीजन बनाने के लिए, और ये पावर सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। दूसरा प्रावधान है, अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन के प्रति डिसलॉयल्टी दिखाते हैं तो भी आपकी सिटीजनशिप रद्द हो सकती है। तीसरा है, अगर आप वॉर के टाइम एनिमी के साथ किसी तरह की बात कर रहे हैं जिससे इंडिया की सिक्योरिटी को खतरा हो सकता है तो इस कारण से भी आपकी सिटीजनशिप को हम रद्द कर सकते हैं। तो ये तीनों प्रावधान हैं जो आपको याद होंगे शायद। इसके अलावा दो और प्रावधान हैं जिसे आपने मेंशन करना है कमेंट बॉक्स में। आई होप आप कमेंट करके इसका आंसर जरूर से देंगे। तो यहां पे अगर हम बात करें तो थर्ड स्टेटमेंट और सेकंड दोनों ही आपकी गलत हो जाती है, तो ऑप्शन बनता है ए। सेकंड क्वेश्चन है, मान लीजिए कोई रिलीजियस सेक्ट है या कम्युनिटी, अगर उन्हें नेशनल माइनॉरिटी का स्टेटस दे दिया जाए तो उनके पास क्या स्पेशल एडवांटेजेस होंगी। अब पहला है, इट कैन एस्टैब्लिश एडमिनिस्टर एक्सक्लूसिव एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। बिल्कुल सही बात है, आर्टिकल 30 के अंडर ये पावर दी गई है उन्हें। जैसे आपने एक मदरसे के बारे में सुना होगा या क्रिश्चियन स्कूल्स के बारे में सुना होगा, तो बिल्कुल वो है ऐसा। तो यहां पर आपकी फर्स्ट स्टेटमेंट ठीक है। हमारे पास ऑप्शन क्या बचते हैं इसके बाद, तो बी एलिमिनेट हो गया और डी एलिमिनेट हो गया। हम 50-50 पे पहुंच चुके हैं, जहां पे हमें यह पता लग जाता है कि सेकंड स्टेटमेंट हम एलिमिनेट कर सकते हैं। आइए फिर भी एक बार देख लेते हैं सेकंड स्टेटमेंट क्या कहता है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑटोमेटिकली नॉमिनेट्स अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ कम्युनिटी टू लोकसभा। अब यहां पे एक चीज बताइए, क्या इंडिया में कॉम्युनल रिप्रेजेंटेशन है? अगर है तो ये स्टेटमेंट ठीक हो सकती थी, अदरवाइज तो ये गलत ही है। तो सेकंड स्टेटमेंट हमारी गलत है। अब बात करते हैं थर्ड स्टेटमेंट की। अब जो आपकी मिनॉरिटी है वो प्राइम मिनिस्टर्स 15 पॉइंट प्रोग्राम से कुछ बेनिफिट निकाल सकती है। अब ये बिल्कुल सही बात है। अगर आपको ये चीज नहीं पता थी तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते थे। अब यहां पे आप 50-50 स्टेज पे पहुंच चुके थे। अगर आपको ये थर्ड स्टेटमेंट नहीं पता थी तो आपको पेपर में ऐसे क्वेश्चन को अवॉइड करना चाहिए। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, मान लीजिए आपने 70 से 80 क्वेश्चन को मार्क कर चुके हैं और आपको रफली आइडिया है कि आपके इतने नंबर बन जाएंगे जिससे आपकी कट ऑफ क्लियर हो सकती है, तो आप अनड्यू रिस्क ना लें। अब मान लीजिए आपके इतने क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुए हैं जहां पर आपको रिस्क लेना ही पड़ेगा, तो उस सिचुएशन में आप दोनों में से किसी एक ऑप्शन को चूज कर सकते थे। वैसे इसका करेक्ट आंसर है 1 और 3 यानी सी ऑप्शन। थर्ड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इनविसाइज्ड बाय राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बीइंग एंड फोर्स लेबर। बिल्कुल सही बात है, ये आपका आर्टिकल 23 आई गेस। अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, अब ये गलत है क्योंकि ये तो आपका आर्टिकल 17 है और ये राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन के अंडर मेंशन नहीं है। प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ मिनॉरिटी, अब ये तो आपके आर्टिकल 29 और 30 है ना, तो यहां पर ये भी आपका ऑप्शन गलत हो जाता है। उसके बाद आपका फोर्थ ऑप्शन क्या बचता है। वैसे तो अगर आप सेकंड ऑप्शन को एलिमिनेट कर देते हैं तो भी आपका आंसर आ चुका था, क्योंकि यहां पे आपका ये ऑप्शन चला जाता, ये चला जाता और ये भी चला जाता, तो ऑप्शन तो बन जाता सी। बट फिर भी फोर्थ ऑप्शन है आपका प्रोटेक्शन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज एंड माइंस। बिल्कुल, ये आपका आर्टिकल 24 के अंडर मेंशन है। तो आपका आर्टिकल 23 एंड 24 ये दोनों ही आते हैं राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन के अंडर, और इन दोनों में आपकी फर्स्ट और फोर्थ स्टेटमेंट मेंशन्ड है। तो इसका आंसर बनता है सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है,
इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में आपने बताना है राइट और ड्यूटीज के बीच में क्या रिलेशनशिप है। देखिए, पहली स्टेटमेंट है आपकी राइट आर को रिलेटिव विद ड्यूटी। चलो, ये कुछ स्टेटमेंट ठीक लग रही है, इसे साइड में रखते हैं, बाकी स्टेटमेंट को भी एक बार एनालाइज कर लेते हैं। राइट्स आर पर्सनल एंड हेंस इंडिपेंडेंट ऑफ सोसाइटी एंड ड्यूटी। अब राइट पर्सनल है, उसके बाद आप कह रहे हैं इंडिपेंडेंट ऑफ सोसाइटी एंड ड्यूटी। तो एक चीज बताइए मुझे, जब हम बात करते हैं राइट टू एजुकेशन की और उसके बाद फंडामेंटल ड्यूटी में हम पेरेंट की ड्यूटी लगाते हैं, तो कहीं ना कहीं वो आपस में इंटरडिपेंडेंट तो हुए ना, तो इंडिपेंडेंट तो नहीं हो सकते। तो बी स्टेटमेंट आपकी गलत हो गई। राइट नॉट ड्यूटी आर इंपॉर्टेंट फॉर एडवांसमेंट ऑफ पर्सनैलिटी ऑफ सिटीजन। अब अगर बात की जाए सिटीजन की पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की, तो उसे दोनों चीजों के बारे में पता होना चाहिए, फंडामेंटल राइट्स भी और फंडामेंटल ड्यूटी भी। तो कहीं ना कहीं ये भी आपकी स्टेटमेंट गलत हो जाती है। ड्यूटीज नॉट राइट आर इंपॉर्टेंट फॉर स्टेबिलिटी ऑफ स्टेट। अब यहां पे आप बात करें डेमोक्रेसी की और उसमें सिर्फ और सिर्फ सिटीजन की ड्यूटी हो और उसको किसी तरह की राइट ना हो, तो ऐसा हो नहीं सकता। तो आपका ये डी स्टेटमेंट भी गलत हो जाता है और यहां पे आपका एक ही ऑप्शन बचता है, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, वन ऑफ द इंप्लीकेशन ऑफ इक्वालिटी इन सोसाइटी इज एब्सेंस ऑफ। अब यहां पे आपको पता होना चाहिए कि राइट टू इक्वालिटी क्या है। अब राइट टू इक्वालिटी में आप ये देखते हैं कि प्रिविलेज नहीं होते सोसाइटी में, सभी लोग लॉ के आगे इक्वल है और चाहे आप रिच हो चाहे पुअर, कानून की नजरों में आप एक समान है। तो कहीं ना कहीं प्रिविलेज ना होना आपकी निशानी है इक्वालिटी की सोसाइटी में। उसके अलावा जैसे अगर बात की जाए रिस्ट्रेन लगाना या कंपटीशन या आइडियोलॉजी, तो इन चीजों के ऊपर बेस नहीं है आपकी इक्वालिटी। यहां पे आपका ऑप्शन बनता है ए ऑप्शन। उसके अलावा अगर आपको किसी और ऑप्शन के बीच में डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं, मैं जरूर से उसका आंसर करने की कोशिश करूंगा। अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। राइट आर क्लेम ऑफ स्टेट अगेंस्ट सिटीजन। अब एक चीज बताइए, राइट टू इक्वालिटी आप स्टेट से मांगते हैं कि स्टेट आपसे मांगती है। अब अगर इसका आंसर आपको पता है तो आपकी पहली स्टेटमेंट गलत हो जाती है, क्योंकि स्टेट आपसे राइट थोड़ी मांगता है, आप स्टेट से मांगेंगे ना। राइट आर प्रिविलेजेस विच आर इनकॉर्पोरेटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अब भैया अगर ये प्रिविलेज है तो ये तो कभी कभी और किसी किसी को ही मिलेगी, तो कहीं ना कहीं ये स्टेटमेंट भी गलत हो जाती है, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स तो सभी के लिए है ना। उसके बाद अगर बात कीजिए सी स्टेटमेंट की, तो राइट आर क्लेम ऑफ सिटीजन अगेंस्ट स्टेट। अब ये स्टेटमेंट आपकी ठीक लग रही है, बट फिर भी चौथी को देख लेते हैं, राइट आर प्रिविलेजेस। अब प्रिविलेजेस बोल दिया तो फिर से ये गलत हो गया। तो कहीं ना कहीं आपकी ऑप्शन सी इसमें ठीक है, क्योंकि राइट में आप बेसिकली सिटीजन्स क्लेम कर रहे हैं स्टेट से अपने कुछ राइट्स को, तो इस वजह से यहां पे आपका सी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कैन प्लेस अ पर्टिकुलर लॉ अंडर 9th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। बिल्कुल सही बात है, पार्लियामेंट के पास पावर है, वो किसी भी आर्टिकल या किसी भी शेड्यूल के अंडर किसी भी लॉ को रख सकती है, तो इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। द वैलिडिटी ऑफ लॉ प्लेस्ड अंडर 9th शेड्यूल कैन नॉट बी एग्जामिन्ड बाय एनी कोर्ट, नो जजमेंट कैन बी मेड ऑन इट। अब आपको IR कोहिल वाला केस याद है, जो तमिलनाडु का 2007 की जिसकी जजमेंट थी। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 9th शेड्यूल में आप कुछ भी डालिए, बट उसका हम जुडिशियल रिव्यू कर सकते हैं। अब इसके लिए उन्होंने कहा कि जो आपकी डेट है केशवानंद भारती केस की जजमेंट की, तब से ये लागू होगा, क्योंकि वहां पर हमने दी थी डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। अब इस डॉक्ट्रिन के अंडर आपकी जुडिशियल रिव्यू बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है और इस वजह से तभी से हम इस चीज को लागू कर सकते हैं। तो आपकी सेकंड स्टेटमेंट गलत होगी, फर्स्ट ठीक है। तो इसका आंसर बनता है ए ऑप्शन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर रिगार्डेड एज मेन फीचर ऑफ रूल ऑफ लॉ। अब आपको सबसे पहले तो पता होना चाहिए रूल ऑफ लॉ क्या होगा, मतलब लॉ सुप्रीम है। तो यहां पर जो आपकी गवर्नमेंट की पावर है वो कहीं ना कहीं लिमिट कर दी ना आपने, तो पहली चीज तो आपकी पहली स्टेटमेंट ठीक हो गई। अब इसके बाद आपका बी ऑप्शन एलिमिनेट हो जाता है। अब बात की जाए सेकंड स्टेटमेंट की, तो यहां पर कह रहा है इक्वालिटी बिफोर लॉ, तो रूल ऑफ लॉ तभी होगा जब आपके सभी सिटीजन लॉ के सामने सेम हो। तो सेकंड स्टेटमेंट आपकी ठीक है, तो यहां पर आपके पास ए ऑप्शन भी एलिमिनेट हो जाता है। अब आपके पास सी और डी में चॉइस है और आपको थर्ड स्टेटमेंट देखनी है सिर्फ, ठीक है या गलत। अब यहां पे पीपल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू गवर्नमेंट। अब एक चीज बताइए,
गवर्नमेंट पीपल को रिस्पॉन्सिबल है या पीपल गवर्नमेंट को रिस्पॉन्सिबल होते हैं? तो यहां पे आपकी जो स्टेटमेंट है थर्ड, ये गलत हो जाती है और इसका आंसर बन जाता है आपका सी ऑप्शन। क्योंकि रूल ऑफ लॉ में हम पर्सनल लिबर्टी और राइट्स को भी तवज्जो देते हैं, तो इस वजह से यहां पर फोर्थ स्टेटमेंट भी आपकी ठीक हो जाती है। वैसे तो अगर आप थर्ड स्टेटमेंट को पहले ही इलिमिनेट कर देते तो आप 50-50 पे पहुंच सकते थे। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि राइट टू प्रिवेसी, जो कि पार्ट है आपके राइट टू लाइफ का, ये कहां पे मेंशन है आपके कॉन्स्टिट्यूशन में? अब यहां पे आपको पहला दिया गया आर्टिकल 14 और उन प्रोविजन के अंडर जो आपके 42nd अमेंडमेंट एक्ट के साथ आए थे, आर्टिकल 17 और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंडर, आर्टिकल 21 और पार्ट 3 के अंडर जो आपकी फ्रीडम दी गई है उनके अंडर, आर्टिकल 24 और 44th अमेंडमेंट एक्ट के अंडर जो भी आपके प्रोविजन थे उनमें। अब यहां पे एक चीज बताइए, आर्टिकल 14 तो राइट टू इक्वालिटी नहीं है। अब राइट टू इक्वालिटी में राइट टू प्रिवेसी कहां से आ गया? चलो वो भी छोड़ो, 42nd अमेंडमेंट एक्ट के साथ क्या फंडामेंटल राइट में हमने कुछ चीज ऐड की थी? तो यहां पे तो ये चीज गलत होगी। पहला स्टेटमेंट तो वैसे तो इक्वालिटी को देख के ही आप गलत कर सकते थे, बट स्टिल अगर आपने फिर भी नहीं किया तो 42nd अमेंडमेंट एक्ट के कारण तो गलत हो ही जाता। अब एक चीज बताइए, आर्टिकल 17 की बात करें तो ये तो अनटचेबिलिटी के बारे में बात करता है और डायरेक्टिव प्रिंसिपल आपकी स्टेट के लिए कुछ ऑर्डर्स हैं, तो यहां पे भी नहीं हो सकता, यानी बी स्टेटमेंट भी गलत होगी। आर्टिकल 21 कुछ हद तक लगता है, बट 24 को बारे में बात करते हैं पहले। अब 24 के बारे में तो मैंने आपको अभी बताया था कि ये तो बच्चों के बारे में बात करता है कि उन्हें चाइल्ड लेबर नहीं करने देंगे हम। और 44th अमेंडमेंट एक्ट तो वैसे भी जो 42nd अमेंडमेंट एक्ट में कुछ बदलाव किए गए थे उनको ठीक करने के लिए लाया गया था, तो इसका आंसर बनता है सी ऑप्शन सिर्फ। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, जहां पे यह पूछा गया है कि राइट टू मैरी अ पर्सन ऑफ वंस चॉइस कौन से आर्टिकल के अंडर कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोवाइड किया गया है? अब यहां पे सिर्फ आपको डाउट होना चाहिए इन दो आर्टिकल्स के बीच में, क्योंकि 25 की बात करें तो ये आपके रिलीजन से रिलेटेड है और 29 आपके माइनॉरिटी से रिलेटेड है, तो ये दो आर्टिकल तो आपके एलिमिनेट हो जाते हैं। अब यहां पे भी फ्रीडम ऑफ स्पीच में आपको डाउट होना चाहिए था, बट फ्रीडम ऑफ स्पीच के अंडर राइट टू मैरी नहीं आता, इस वजह से आपका ऑप्शन ए एलिमिनेट हो जाता है। और वैसे भी ये क्वेश्चन आपका करंट अफेयर बेस्ड था, क्योंकि एक कोर्ट की जजमेंट आई थी जिसके बाद से इसे हम आर्टिकल 21 के अंडर ट्रेस करते हैं। लास्ट क्वेश्चन आज का, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी ऑफ फंडामेंटल राइट इनकॉर्पोरेट प्रोटेक्शन अगेंस्ट अनटचेबिलिटी एज अ फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन? राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, भैया यहां पे दो चीजें होती हैं, एक तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग के अगेंस्ट या बेगारी सिस्टम के अगेंस्ट या चाइल्ड लेबर के अगेंस्ट, तो ये तो नहीं हो सकता, ये तो आपके आर्टिकल 23 और 24 हैं। राइट टू फ्रीडम, अब फ्रीडम तो आपकी स्पीच की है, एसोसिएशन की है, आपकी जॉब की है, इन चीजों की होती है, अनटचेबिलिटी के अगेंस्ट तो नहीं है। अब राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, अब ये भी थोड़ा गलत हो जाता है क्योंकि ये तो आर्टिकल 32 के अंडर है ना। अब राइट टू इक्वालिटी, बिल्कुल, अब आप अगर इसे आर्टिकल 14 समझ रहे हैं तो आप गलत हैं। इसमें आप आर्टिकल 14 से लेके 18 तक कवर करते हैं और आर्टिकल 17 क्या कहता है आपका, अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, तो यहां पे आपका ऑप्शन डी ठीक हो जाता है। तो आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।